हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है समसामयिक घटना चक्र के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। मैं मोहित आप सभी के बीच उपस्थित हूं। आज अपने इस वीडियो में हम बात करेंगे 6 मई 2025 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर। 6 मई 2025 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर जो विभिन्न पत्र पत्रिकाओं में रहे, दैनिक जागरण, द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस, डीडी न्यूज, पीआईबी। आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उन पर चर्चा करेंगे। साथ ही साथ अंत में एक मॉक ड्रिल के बारे में भी चर्चा करेंगे। मॉक ड्रिल जरूरी है, 7 मई को आयोजित होना है, उसके बारे में भी आगे हम लोग चर्चा करेंगे। उसके पूर्व आपके लिए एक सूचना ये है, ये क्लास आपकी आरओ परीक्षा को टारगेट करके कराई जा रही है। साथ ही साथ यूपी पीसीएस और बीपीएससी देने वाले छात्र भी इस वीडियो का भरपूर लाभ उठा सकते हैं। क्यों? क्योंकि यहां पर इस वीडियो में देखा जाए डेली शाम को 7:30 बजे वीडियो आपको प्राप्त होती है और इस वीडियो में नेशनल, इंटरनेशनल की जो महत्वपूर्ण खबरें होती हैं उनको कवर किया जाता है। यूपी स्पेशल और बिहार स्पेशल के जो वीडियोज हैं वो आते हैं संडे टू संडे। ठीक है, संडे संडे जो बिहार स्पेशल और उत्तर प्रदेश स्पेशल के वीडियोज आते हैं। कल यूपी स्पेशल का वीडियो आया था, जिन लोगों ने नहीं देखा है आप लोग जाइए। उत्तर प्रदेश स्पेशल का वीडियो कल ही आया है। दृष्टि मैगजीन का वीडियो आपने देखा होगा, उसके ऊपर जस्ट यूपी स्पेशल का वीडियो आया था। आप लोग जाइएगा, भरपूर फायदा उठाइए। उत्तर प्रदेश स्पेशल जो फरवरी महीने की रही महत्वपूर्ण खबरें हैं उनमें चर्चा की गई है। और इस संडे को आएगा बिहार स्पेशल का वीडियो। ठीक है, तो उसी के साथ स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास। यहां पर देखा जाए, हम लोगों ने जो करंट अफेयर की तैयारी है उसको एक धार और एक दिशा देने के लिए एक पैकेज डिजाइन किया है। और इस पैकेज में देखा जाए, ये पैकेज मंथली पैकेज है, फरवरी महीने से चलता आ रहा है। हमारी वीडियो क्लासेस जो स्टार्ट हुई थी वो 1 जनवरी से स्टार्ट हुई थी। आज देखा जाए तो 4 महीने सफलतम कंप्लीट हो चुके हैं, 5वां महीना चल रहा है। और इस पैकेज का हमारा ये तीसरा महीना पैकेज का चल रहा है। फरवरी से हमने पैकेज डिजाइन किया था। इस पैकेज में आपको क्या क्या चीजें मिल रही हैं? डेली आपको शाम को 7:30 बजे वीडियो क्लास मिल जाती है। क्लास पर आधारित डेली 10 एमसीक्यू टेस्ट होते हैं आपके। डेली आपको क्लास पीपीटी और क्लास पीडीएफ शेयर कर दी जाती है। ठीक है, डेली प्रिंट पीडीएफ भी आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में शेयर की जाती है। यानी कि देखा जाए तो करंट अफेयर की संपूर्ण तैयारी हिंदी और अंग्रेजी दोनों माध्यम के छात्रों हेतु है ये। ठीक है, मासिक पैकेज है, सिर्फ 25 रुपए में आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। यहां पर महीने के एंड में देखा जाए तो आपको कंप्लीट मासिक पीडीएफ दे दी जाती है और एक करंट अफेयर का फुल टेस्ट भी आपका होता है, जिसको आप ऑनलाइन जाके सॉल्व कर सकते हैं। पहले मैं आपको बता दूं, जो टेस्ट होता है वो ऑनलाइन होता है। आपको ऐप पर जाके ऑनलाइन टेस्ट देना होगा। ऑल इंडिया रैंकिंग के साथ अपनी रैंक आप देख सकते हैं, कितनी आपने तैयारी की, आपकी तैयारी कैसी है। डेली सेल्फ असेसमेंट आप कर सकते हैं इस पैकेज में जुड़ के। कैसे ज्वाइन करेंगे ये भी मैं आपको दिखा देता हूं। बहुत से लोगों के फोन कॉल्स आते रहते हैं कि सर ज्वाइन नहीं कर पा रहे, तो आपको मैं दिखा देता हूं, फिर उसके बाद आप आसानी से समझ जाइए। देखिए, आपको सर्च करना है SSGCP। सर्च किया गूगल पे, होम पेज पर क्लिक करिएगा और उसके बाद आप पहुंच जाएंगे सीधे वेबसाइट पर। यहाँ पर वीडियो लेक्चर में ओपन करिएगा वीडियो लेक्चर, और वीडियो लेक्चर ओपन करने के बाद यहाँ पर आपको दिख जाएगा मई महीने का, अप्रैल महीने का पैकेज, मार्च महीने का पैकेज और फरवरी महीने का पैकेज। आप मई महीने के पैकेज पर क्लिक करिएगा और क्लिक करने के बाद यहाँ पर जैसे आप क्लिक करेंगे तो सारी चीजें आपको एक तरफ से यहाँ पर दिख जाएगी। यहाँ देखिए, उत्तर प्रदेश करंट अफेयर का वीडियो भी हमने लगवा दिया है ताकि आपको इधर उधर भटकना ना पड़े। यहाँ पर उत्तर प्रदेश स्पेशल का जो वीडियो है वो लगा हुआ है। बाकी डेली करंट अफेयर वाले जो वीडियो है, पीडीएफ है, टेस्ट है, वो सब कुछ यहाँ पर लगा हुआ है। ठीक है, आप जाइए, इसको आसानी से देखिए, लोगों के रिव्यू पढ़िए, रिव्यू समझ में आए, आप पुराने रिव्यू पढ़िए, नए रिव्यू पढ़िए। और सबसे बड़ी बात क्या है, यहाँ पर डेमो लिखा हुआ है, डेमो 1 मई 2025 का। ठीक है, जो टेस्ट है, वीडियो है, पीडीएफ है, सब डेमो के तौर पर लगा हुआ है। आप जाके देख सकते हैं, सारी चीजें आपके सामने है। ठीक है, पसंद आए ज्वाइन करिए। ज्वाइन कैसे करना है, बाय नाउ पर क्लिक कर देना। यहाँ पर सेल प्राइस दिख रहा है 25 रुपए। ये 25 रुपए आपको पे करने की आवश्यकता नहीं है। अगर आपने कोई घटना चक्र की किताब पहले से खरीद रखी है तो बाहर क्यूआर कोड दे रखा है, उसको स्कैन कर लेना, आपके वॉलेट में कॉइन ऐड हो जाएगा। कॉइन को यहाँ पर टिक कर देना और कॉइन टिक करने के बाद ये मूल्य हो जाएगा 18 रुपए 75 पैसे। 18 रुपए 75 पैसे में आप इस पैकेज में, महीने के पैकेज में इनरोल हो जाओगे, जिसमें आपको इतनी सारी सुविधाएं मिल रही हैं। ठीक है, इतनी सारी सुविधाएं देने का उद्देश्य सिर्फ इतना है, इतने कम मूल्य में सिर्फ यही है कि आप सिस्टमैटिक तरीके से अपनी तैयारी को धार दे सके, दिशा दे सके। ठीक है, और नाम मात्र के शुल्क पर आपकी करंट अफेयर की पूरी तैयारी हो जाए रही है। चलिए, और इसी के साथ एक सूचना और भी है, आरओ की ऑनलाइन प्रैक्टिस टेस्ट सीरीज के बारे में बहुत सी क्वेरी है, इस वजह से फिर से इसको बताना पड़ रहा है। यहाँ पर देखा जाए 50 सेट्स की अनूठी श्रृंखला है। प्रतिदिन आप 50, यहाँ पर देखा जाए 50 सेट है और हर सेट में 50 सवाल है। ठीक, हर सेट में 50 क्वेश्चन है। मैं पहले बता दे रहा हूं, यहां पर जो 50 सेट है, इन 50 सेट में हर सेट में 50 क्वेश्चन है। टोटल 2500 प्रश्नों की आप प्रैक्टिस करेंगे यहाँ पर, जिसमें जो 50 क्वेश्चन है, उन 50 क्वेश्चन में 15 क्वेश्चन जो है वो हिंदी के हैं और 35 क्वेश्चन जो है वो सामान्य अध्ययन के हैं। इन 35 क्वेश्चन में भी 2 क्वेश्चन ऐसे होंगे जो रीजनिंग के होंगे और 4 क्वेश्चन ऐसे होंगे जो करंट अफेयर के होंगे। मतलब एक संपूर्ण तैयारी के जैसा है, परीक्षा वाली तैयारी। ठीक है, परीक्षा वाली तैयारी के लिए घटना चक्र आपके लिए लेकर आया है ये आरओ ऑनलाइन प्रैक्टिस टेस्ट सीरीज। जैसे एग्जाम में 200 क्वेश्चन होते हैं,
उन 200 क्वेश्चनों को हमने 4 हिस्सों में तोड़ दिया है ताकि आप प्रतिदिन प्रैक्टिस कर सके। आप हफ्ते में एक दिन बैठ के फुल टेस्ट लगा सकते हैं, ठीक है, हफ्ते में एक दिन फुल टेस्ट लगाते हैं, फिर वो दिन आप पूरा एनालाइज करते हैं। उससे अच्छा कि आप डेली प्रैक्टिस करें, और डेली प्रैक्टिस के लिए ऑनलाइन प्रैक्टिस टेस्ट सीरीज आप ज्वाइन कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में जाइएगा, लिंक दिया हुआ है ऑनलाइन प्रैक्टिस टेस्ट सीरीज ज्वाइन करने का, आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। ये सिर्फ कितने का है मैं आपको बता दूं, मूल्य सबसे जरूरी होता है, विद्यार्थियों के दिमाग में ये जरूर रहता है कि कितने का है, तो ये है 299 का, 299 रुपए में आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। और अगर आपके पास वॉलेट में कॉइन है, किताब आपने परचेज कर रखी है कोई, तो स्कैन कर लेना, ये मूल्य भी आपका करीब घट के 269 के आसपास हो जाएगा, ठीक, 269 या 279 के आसपास ये आपका मूल्य हो जाएगा। वैसे इसका जो रियल प्राइस है वो 299 है, ठीक है। तो आपके वॉलेट में जैसा कॉइन होगा, कॉइन होने के बाद ऑफ मिल जाएगा आपको, ऑफ के बाद इसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए, जो हमने अप्रैल महीने की पीडीएफ सेंड करी है वो पीडीएफ आप देख सकते हैं। जिन्होंने नहीं ज्वाइन किया अभी तक व्हाट्सएप कम्युनिटी में जुड़ जाएगा, पीडीएफ ऑलरेडी शेयर है, ठीक है, आप आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं, बैठ के पढ़ सकते हैं, इससे बाहर आपको परीक्षा में कुछ नहीं मिलेगा। चलिए चर्चा करते हैं करंट अफेयर पर। वर्ल्ड अस्थमा डे 2025, ठीक है, 2025 वर्ल्ड अस्थमा डे, ठीक है, विश्व अस्थमा दिवस 2025 का चर्चा कर ले। हर साल मई के दूसरे मंगलवार को, जो मई महीने का दूसरा मंगलवार होता है, विश्व अस्थमा दिवस के रूप में मनाया जाता है, ताकि इस स्थिति और इससे उत्पन्न होने वाले खतरे के बारे में जागरूकता बढ़ाई जा सके, ठीक है। यहां पर देखा जाए, जो अस्थमा होता है, अस्थमा से होने वाले जो खतरे हैं उनके प्रति जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से मई महीने का जो दूसरा मंगलवार होता है उसमें सेलिब्रेट किया जाता है विश्व अस्थमा दिवस। चर्चा करें, इस वर्ष जो दिवस है ये मंगलवार, ठीक है, मंगलवार कब पड़ा, 6 मई को पड़ा, इस वजह से 2025 में 6 मई को विश्व अस्थमा दिवस मनाया गया, यानी कि आज मनाया जा रहा है। पॉइंट पर चर्चा कर ले, थीम क्या है, द थीम फॉर वर्ल्ड अस्थमा डे 2025, मेक इनहेल्ड ट्रीटमेंट्स एक्सेसिबल फॉर ऑल, ये इसका थीम है, थीम याद रखिएगा, मेक इनहेल्ड ट्रीटमेंट्स एक्सेसिबल फॉर ऑल, इसका विषय है, केंद्रीय विषय वर्ल्ड अस्थमा डे, आज मनाया जा रहा है, आपके परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे देखें, चर्चा कर ले, BWF सुदीरमन कप का 19वां संस्करण। पॉइंट पे चर्चा करें, बैडमिंटन की महाशक्ति चीन ने सुदीरमन कप 2025 के 19वें संस्करण के फाइनल में दक्षिण कोरिया को 3-1 से हराकर लगातार चौथी बार WBF, ठीक है, BWF बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन सुदीरमन कप जीत लिया है, ठीक है, BWF का सुदीरमन कप जीत लिया है। किसने जीता है, परीक्षा वहां से डायरेक्टली पूछ सकता है कि सुदीरमन कप का 19वां संस्करण किसने जीता है, चीन ने जीता है, लगातार चौथी बार चीन जीत चुका है इसको। चर्चा कर ले, सुदीरमन कप के इतिहास में यह चीनी टीम के 14वां खिताब जीता है, 14वीं खिताब जीती थी। अभी तक केवल 3 देश, चीन, इंडोनेशिया और दक्षिण कोरिया ने सुदीरमन कप जीता है। भारतीय टीम क्वार्टर फाइनल के लिए क्वालिफाई करने में विफल रही और प्रतियोगिता में भाग लेने वाली 16 टीमों में 9वें स्थान पर रही, यानी कि 16 टीमों ने यहां पर प्रतिभाग किया था और यहां पर 9वें स्थान पर रही है भारतीय टीम, ठीक है, भारतीय टीम कौन सा स्थान पर रही, 9वें स्थान पर रही। चलिए आगे देखें, सुदीरमन कप बैडमिंटन विश्व महासंघ, ठीक है, बैडमिंटन विश्व महासंघ द्वारा आयोजित द्विवार्षिक मिश्रित टीम बैडमिंटन प्रतियोगिता है। चीन ने 27 अप्रैल से 4 मई 2025 तक जियानमेन में सुदीरमन कप फाइनल के 19वें संस्करण का मेजबानी की, ठीक है। यहां पर देखा जाए, जो सुदीरमन कप है 27 अप्रैल से शुरू हुआ था, 4 मई को समाप्त हुआ, और किसने जीता है, चीन ने जीता है। किसको पराजित किया है, साउथ कोरिया को पराजित किया है 3-1 से, ठीक है, 3-1 से पराजित किया है, और लगातार चौथी बार है, अब तक टोटल 14 बार जीत चुका है, लगातार चौथी बार है कि चीन ने इसको कब्जा किया है। चलिए, अब आईपीएल के तर्ज पर बीपीएल का आयोजन होगा, ठीक, बिहार प्रीमियर लीग का आयोजन होगा, जैसे आईपीएल आयोजित होता है वैसे ही बिहार प्रीमियर लीग का आयोजन किया जाएगा। बीपीएससी जो देने जा रहे हैं उनकी परीक्षा के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये। उत्तर प्रदेश से भी एक बड़ी संख्या में छात्र जो है वो बिहार पीसीएस देने जाते हैं, बिहार पीसीएस की तैयारी भी करते हैं, अच्छे से देने जाते हैं, मेंस भी लिखते हैं, इंटरव्यू भी देते हैं, सेलेक्ट भी होते हैं। तो इसी वजह से बिहार के लिए तो इंपॉर्टेंट है ही, उत्तर प्रदेश वाले भी इस पर ध्यान देंगे, जो पॉइंट्स है वो पॉइंट पे ध्यान दिया कीजिए। चलिए, बिहार क्रिकेट एसोसिएशन अब इंडियन प्रीमियर लीग आईपीएल के तर्ज पर बिहार प्रीमियर लीग का आयोजन करने जा रही है। यह टूर्नामेंट जो है बीपीएल जो है ये 1 जून से लेकर 25 जून 2025 तक राजधानी पटना के ऊर्जा स्टेडियम में खेला जाएगा। कहां पर खेला जाएगा, पटना के ऊर्जा स्टेडियम में खेला जाएगा। इस बहुप्रतीक्षित T20 लीग में कुल 6 टीमें हिस्सा लेंगी और यह टूर्नामेंट राज्य के क्रिकेट प्रतिभाओं के लिए एक नया मंच तैयार करेगा, ठीक है। और जो 6 टीमें यहां पर हिस्सा ले रही है ना, ये 6 टीमों का जो नाम होगा
जैसे आईपीएल है तो आईपीएल में आरसीबी, लखनऊ सुपर जायंट्स, गुजरात टाइटंस, सेम वैसे ही यहां पर जो बीपीएल आयोजित किया जाएगा इसमें शहरों के नाम पर बोध गया, ठीक है, उसके बाद चंपारण, फिर उसके बाद भागलपुर, पटना, ठीक है, ऐसे ही 6 शहरों के नाम पर 6 टीमें यहां पर प्रतिभाग करेंगी। चलिए, तो ये पॉइंट याद रखिएगा, कितनी टीमें हिस्सा लेंगी? 6 टीमें हिस्सा लेंगी, 6 शहरों के नाम पर इनका नाम पड़ेगा और इसका आयोजन कहां पर होगा ये जरूर याद रखिएगा, पटना के ऊर्जा स्टेडियम में। कहां पर? पटना के ऊर्जा स्टेडियम में 1 जून से लेकर 25 जून 2025 के बीच में खेला जाएगा। ठीक, 6 टीमें प्रतिभाग करेंगी, T20 लीग है ये और आईपीएल की तर्ज पर इसका आयोजन किया जाएगा। अगली खबर क्या है? स्वदेशी मिसाइल MIGM का सफल परीक्षण। स्वदेशी मिसाइल MIGM का सफल परीक्षण हुआ है। ठीक है, चर्चा कर ले। भारतीय नौसेना और DRDO रक्षा अनुसंधान विकास संगठन ने 5 मई को स्वदेशी रूप से डिजाइन और विकसित मल्टी इन्फ्लुएंस ग्राउंड माइन, जो MIGM है इसका फुल फॉर्म क्या है? मल्टी इन्फ्लुएंस ग्राउंड माइन, इसका सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। यह प्रणाली भारतीय नौसेना की समुद्री युद्ध क्षमताओं को और अधिक बढ़ाएगी। यहां पर आप देख सकते हैं जैसे माइन है, समुद्र के अंदर माइन लगा हुआ है, बेसिकली है क्या कि समुद्र की सतह से थोड़ा सा नीचे दबा के, जैसे लैंड माइन होता है ना, उसी प्रकार से इसको समुद्र की सतह से थोड़ा सा नीचे दबा के रखा गया है। कोई भी जहाज या पनडुब्बी जाते हुए अचानक से टकराई, ब्लास्ट। ठीक, चलो। मल्टी इन्फ्लुएंस ग्राउंड माइन एक प्रकार की आधुनिक समुद्री बारूदी सुरंग है जो विभिन्न प्रकार के खतरों को भांपकर जहाजों और पनडुब्बियों को निशाना बनाती है। यह बारूदी सुरंग डिजिटल सिग्नल प्रोसेसिंग और प्रोग्रामेबल लॉजिक का उपयोग करती है, जिससे वे विशिष्ट लक्ष्यों की पहचान करने में सक्षम है। इन्हें समुद्र तल पर पानी में तैरते हुए या आंशिक रूप से दबाकर तैनात किया जाता है। जो मैंने बताया ना कि पानी है सतह से थोड़ा सा नीचे, 1 मीटर नीचे कर दिया, और 1 मीटर नीचे कर दिया, जहाज जाते हुए जहाज को क्या पता कि नीचे क्या है। और सबसे बड़ी बात यह है कि इसको रडार से आप कैच भी नहीं कर सकते। ठीक, रडार में नहीं आएगा। अब रडार में नहीं आया अगर जो जहाज जाते हुए अचानक उससे टकराने के बाद क्या होगा? टकराने के बाद खत्म जहाज। ठीक है, यह कम गहराई वाले तटीय क्षेत्रों से लेकर गहरे समुद्र तक प्रभावी होती है। इनका डिजाइन ऐसा होता है कि इन्हें रडार, सोनार और अन्य डिटेक्शन सिस्टम से आसानी से पकड़ा नहीं जा सकता, यानी कि इनको ट्रेस ही नहीं किया जा सकता है आसानी से, चाहे वो रडार पे ट्रेस करना हो, सोनार से ट्रेस करना हो या अन्य डिटेक्शन सिस्टम जो है उस पर ये आसानी से MIGM जो है आसानी से आप इसको ट्रेस नहीं कर सकते हैं। और इसी वजह से ये भारतीय नौसेना के लिए एक वरदान साबित हो सकता है। समुद्री युद्ध फेयर, जो समुद्री वॉरफेयर होता है, उसमें बहुत ही वरदान साबित हो सकता है ये। चलिए आगे देखें। भारत दिसंबर 2025 तक चौथी सबसे बड़ी इकोनॉमी बन सकता है। ये किसने कहा है? IMF ने कहा है। IMF कह रहा है कि 2025 का अंत होते होते भारत देखा जाए तो भारत जापान को पीछे छोड़ते हुए दुनिया की चौथी सबसे बड़ी इकोनॉमी बन सकता है। ठीक है, यहां पर पॉइंट पे चर्चा कर ले। भारत की अर्थव्यवस्था दिसंबर 2025 तक जापान को पीछे छोड़ दुनिया की चौथी सबसे बड़ी इकोनॉमी बन सकती है। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड यानी IMF के वर्ल्ड इकोनॉमिक डाटा के अनुसार वर्तमान में भारत की GDP जो है ये 4.3 ट्रिलियन डॉलर की है। कितने की है? 4.3 ट्रिलियन डॉलर की है। और इसी के साथ देखा जाए ये 5वें नंबर पर है। ठीक, वर्तमान में 5वें नंबर पर है। वहीं जापान की GDP बात कर ले तो जापान की GDP अभी 4.4 ट्रिलियन डॉलर की है। भारत की कितनी? 4.3 ट्रिलियन डॉलर, और जापान की कितनी है? 4.4 ट्रिलियन डॉलर। IMF कह रहा है जिस हिसाब से भारत ग्रो कर रहा है ऐसे ही ग्रो करता रहे, ठीक है, तो साल के अंत तक दिसंबर 2025 तक ही भारत दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा। जापान जो है वो 5वें पे चला जाएगा, भारत चौथे पे आ जाएगा। और IMF एक बात और कह रहा है कि जिस प्रकार से अभी भारत ग्रो कर रहा है इसी प्रकार से भारत की GDP वृद्धि दर लगातार होती रही तो वो दिन दूर नहीं, 2028 तक भारत जर्मनी को पीछे छोड़कर तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा। ठीक है, यहां पर देखें पहले नंबर पर कौन है? दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है अमेरिका, उसके बाद स्थान आता है चीन, फिर उसके बाद आता है जर्मनी का। और दिसंबर में देखा जाए, ये दिसंबर की बात की जा रही है, दिसंबर 2025, दिसंबर 2025 में कुछ ऐसा सिनेरियो होगा जिस प्रकार से इंडिया भी ग्रो कर रहा है, GDP ग्रोथ हो रही है, वैसे ही ग्रोथ रही तो दिसंबर 2025 में कुछ ऐसा नजारा आपको दिखेगा। ठीक है, और ऐसे ही GDP ग्रोथ बरकरार रही तो 2028 तक, कब तक? यहां पर 2028 में क्या होगा? जर्मनी जो है यहां आ जाएगा और भारत यहां आ जाएगा, यानी कि अमेरिका और चीन के बाद भारत जो है
2028 में तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा। ये कौन कह रहा है? ये कह रहा है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड यानी कि IMF। ठीक है, चलो, तो वही पॉइंट यहां पर लिखा है कि IMF के मुताबिक वृद्धि का वर्तमान दर बनी रही तो भारत 2028 तक, जर्मनी जिसकी अभी जीडीपी कितनी है? $4.9 ट्रिलियन अभी जीडीपी है, इसको पीछे छोड़कर दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा। ठीक है, तो ये पॉइंट याद रखिएगा, आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण है। वर्तमान में जापान चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, दिसंबर आते आते भारत चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा और 2028 तक भारत तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनकर उभरेगा। चलिए अगली खबर पर चर्चा करें। न्यूयॉर्क टाइम्स ने 4 पुलित्जर अवार्ड जीते। यहां पर देखा जाए, जो अवार्ड्स होते हैं वो अवार्ड्स आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट है, और पुलित्जर अवार्ड तो आपके परीक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। परीक्षाओं में पुलित्जर अवार्ड से संबंधित सवाल पूछे गए हैं। ठीक है, पत्रकारिता के क्षेत्र में अवार्ड प्रदान किया जाता है, पुलित्जर अवार्ड। न्यूयॉर्क टाइम्स अखबार ने 2024 में पत्रकारिता के लिए 5 मई को 4 पुलित्जर अवार्ड जीते हैं। ठीक है, 2024 के दौरान जिन्होंने पत्रकारिता की उसके लिए 5 मई को, ठीक है, 5 मई को 4 पुलित्जर अवार्ड से सम्मानित किया गया है। ठीक है, और वहीं पर जो न्यूयॉर्कर मैगजीन है, न्यूयॉर्कर मैगजीन, इनको 3 पुरस्कार दिए गए हैं। 4 पुरस्कार से नवाजा गया है किसको? न्यूयॉर्क टाइम्स को। और यार्कर मैगजीन जो है, न्यूयॉर्कर मैगजीन को कितने अवार्ड? 3 अवार्ड से सम्मानित किया गया है। इसमें फेंटेनाइल संकट, अमेरिकी सेना और पिछले साल गर्मियों में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की हत्या की कोशिश जैसे मुद्दों को शामिल किया गया। पुलित्जर्स ने 2024 में पत्रकारिता के क्षेत्र में 15 कैटेगरी के साथ साथ किताबें, संगीत और थिएटर समेत 8 आर्ट कैटेगरी में सर्वश्रेष्ठ लोगों को सम्मानित किया है। पब्लिक सर्विस विनर को स्वर्ण पदक मिलता है। अन्य सभी विजेताओं को 15,000 अमेरिकी डॉलर यानी कि लगभग 12.63 लाख रुपए मिलते हैं। ठीक है, यहां पर देखा जाए जो 15 कैटेगरियां हैं पत्रकारिता के क्षेत्र में उनको सम्मानित किया गया, उसके साथ साथ में किताबें, संगीत और थिएटर के क्षेत्र में 8 कैटेगरियों में लोगों को सम्मान प्रदान किया गया है। इसमें जो पब्लिक सर्विस विनर होता है उसको तो स्वर्ण पदक, उसको गोल्ड मेडल मिलता है, जबकि जो अन्य कैटेगरियां हैं उनके जो विजेता है उनको 15,000 अमेरिकी डॉलर का अवार्ड प्रदान किया जाता है। तो ये पॉइंट याद रखिएगा कि न्यूयॉर्क टाइम्स को 4 पुलित्जर अवार्ड से सम्मानित किया गया। टोटल 4 पुलित्जर अवार्ड इस बार मिले हैं, और पुलित्जर पुरस्कार जो होता है ये पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाने वाला पुरस्कार है। ठीक है, चलो आगे बात करें। इंडिया टीम T20 और वनडे रैंकिंग में टॉप पर। ठीक है, ICC के द्वारा जो रैंकिंग है वो रैंकिंग जारी की गई, और उस रैंकिंग में देखा जाए तो इंडिया टीम जो है, टीम इंडिया, ठीक है, टीम इंडिया की जो मेंस टीम है उसके बारे में चर्चा करें तो ये शीर्ष पर बरकरार है वनडे में और T20 में। टेस्ट में हाल कुछ और है। टेस्ट में कौन से स्थान पर है? टेस्ट में चौथे स्थान पर है। ठीक है, चर्चा कर लेते हैं पॉइंट पर। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ICC ने 5 मई को मेंस क्रिकेट टीम का एनुअल रैंकिंग जारी की है। इसमें भारत ने वनडे और T20 में अपना टॉप स्थान बरकरार रखा है। वहीं टेस्ट फॉर्मेट में इंडिया टीम एक पायदान खिसक कर चौथे पर पहुंच गई, यानी कि टेस्ट में पहले तीसरे स्थान पर थी पिछले साल, इस बार कहां पहुंच गई है? इस बार चौथे पहुंच गई है। इस रैंकिंग में ऑस्ट्रेलिया पहले स्थान पर है, यानी कि जो टेस्ट रैंकिंग है, टेस्ट में टॉप कौन? टेस्ट में टॉप पर है ऑस्ट्रेलिया। रुकिए 1 मिनट, टेस्ट में टॉप पर कौन है? टेस्ट में टॉप पर है ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया टॉप पर है। दूसरे स्थान पर कौन है? दूसरे स्थान पर है इंग्लैंड। इंग्लैंड का दूसरा स्थान है। तीसरा स्थान किसका है? तीसरा स्थान है दक्षिण अफ्रीका का, साउथ अफ्रीका का। ठीक है, और चौथे स्थान पर कौन है? चौथे स्थान पर अपना प्यारा भारत। चौथा स्थान है भारत का। टेस्ट क्रिकेट की बात कर रहा हूं मैं यहाँ पे। पहले पे ऑस्ट्रेलिया है, दूसरे पे इंग्लैंड है, तीसरे पे दक्षिण अफ्रीका है और चौथे पे भारत है। ठीक है, वार्षिक रैंकिंग अपडेट 2025 में मई 2024 से अब तक खेले गए सभी मैचों के 100% तथा पिछले 2 साल में खेले गए मैचों का 50% अंक लिया गया है। टेस्ट रैंकिंग में इंग्लैंड ने दूसरा स्थान पर छलांग लगाई है। ठीक है, और टीम दूसरे स्थान पर है, यानी कि इंग्लैंड का दूसरा स्थान है जो मैंने आपको बता दिया। ऑस्ट्रेलिया टॉप पर है, इंग्लैंड दूसरे स्थान पर है, दक्षिण अफ्रीका तीसरे स्थान पर है और भारत चौथे स्थान पर है। ठीक, ये लिस्टिंग याद रखिएगा, आपके परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट है। परीक्षा में आपसे पूछ सकता है कि ICC के द्वारा जारी एनुअल रैंकिंग में टेस्ट क्रिकेट में भारत की रैंक कौन सी है। ठीक है, तो यहां पर याद रखिएगा चौथा स्थान है, और वनडे तथा T20 में तो पहला स्थान है। चलो आगे बात करें।
आईएमएफ बोर्ड ने भारत के प्रतिनिधित्व, आईएमएफ बोर्ड में भारत का प्रतिनिधित्व करेंगे परमेश्वरन अय्यर। ठीक, परमेश्वरन अय्यर जो है ये भारत का प्रतिनिधित्व करेंगे, अस्थायी प्रतिनिधि इनको बनाया गया आईएमएफ बोर्ड में। चर्चा कर ले पॉइंट पर। विश्व बैंक के कार्यकारी निदेशक, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर जो है परमेश्वरन अय्यर को 9 मई को महत्वपूर्ण बैठक से पहले अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष आईएमएफ के बोर्ड में अस्थायी रूप से भारत के नामित निदेशक की जिम्मेदारी सौंपी गई है। यानी कि भारत के अस्थायी निदेशक कौन बने हैं आईएमएफ में? परमेश्वरन अय्यर बने हैं। ठीक है, परमेश्वरन अय्यर बने हैं। सरकार ने आईएमएफ के कार्यकारी निदेशक के रूप में केवी सुब्रमण्यम, देखा जाए पूर्व में मुख्य आर्थिक सलाहकार रह चुके भारत के केवी सुब्रमण्यम, इनका जो 3 साल का कार्यकाल था, 3 साल का कार्यकाल पूरा होने के 6 महीने पहले ही भारत सरकार ने इनको वापस बुला लिया कि आप वापस आइए। ठीक है, अब देखा जाए 9 मई को एक अहम फैसला होना है जिसके तहत पाकिस्तान को कुछ आईएमएफ के द्वारा ग्रांट दिया जाएगा। ठीक, वो ग्रांट दिया जाएगा और जैसी सिचुएशन है उस सिचुएशन में वो ग्रांट पाकिस्तान किस तरीके से इस्तेमाल करेगा ये जग जाहिर है। ठीक, भले वो विकास कार्यों के लिए दिया जा रहा हो लेकिन पाकिस्तान उसका मिलिट्री यूज ही करेगा। तो मिलिट्री यूज करेगा तो उस पर विचार करने के लिए ही जो केवी सुब्रमण्यम थे उनको हटाया गया है और उनके स्थान पर देखा जाए परमेश्वरन अय्यर जो है ये प्रतिनिधित्व करेंगे भारत में, भारत का आईएमएफ में। ठीक है, जो कार्यकारी बोर्ड होगा उसमें भारत का प्रतिनिधित्व करेंगे परमेश्वरन अय्यर। ये नाम जरूर याद रखिएगा, यहां से संबंधित सवाल आपकी परीक्षा में पूछा जाएगा, फिक्स है। चलिए आगे देखें, राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम के नए प्रबंध निदेशक आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट। नियुक्तियों का जो सेक्शन होता है उसमें चाहे राष्ट्रीय नियुक्तियां हो अंतरराष्ट्रीय नियुक्तियां हो, वहां से संबंधित 2 सवाल आपकी परीक्षा में हर बार पूछा जाता है। तो राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम जो है, ठीक, एनएफडीसी, नेशनल फिल्म डेवलपमेंट काउंसिल, इसके जो नए प्रबंध निदेशक हैं इनके बारे में जाने रहिए, परीक्षा में आपसे सवाल पूछ सकता है। श्री प्रकाश मगदुम, ठीक है, श्री प्रकाश मगदुम को राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम का प्रबंध निदेशक नियुक्त किया गया है। श्री मगदुम 1999 बैच के भारतीय सूचना सेवा के अधिकारी हैं, भारतीय सूचना सेवा के अधिकारी हैं 1999 बैच के। आगे हम चर्चा कर ले, इससे पहले जो मगदुम है ये अहमदाबाद में पीआईबी और केंद्रीय सूचना ब्यूरो सीबीसी के अतिरिक्त महानिदेशक के रूप में कार्यरत थे। ठीक है, पीआईबी और सीबीसी के अतिरिक्त महानिदेशक के तौर पर कार्य कर चुके हैं और अब इनको राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम का प्रबंध निदेशक बनाया गया है। ठीक है, मैनेजिंग डायरेक्टर बनाया गया है इनको। ठीक है, ये पॉइंट याद रखिएगा, आपकी परीक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। राष्ट्रीय नियुक्तियां अंतरराष्ट्रीय नियुक्तियों से संबंधित सवाल आपकी परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं। आगे देखें, ऑनर्स ग्रेड्यू 2025 स्कॉलरशिप, पॉइंट पर चर्चा कर ले, बहुत महत्वपूर्ण है आपके सब परीक्षा के दृष्टिकोण से। ऑनर्स ग्रेड्यू 2025 स्कॉलरशिप भारतीय छात्र नवाचार के लिए एक ऐतिहासिक उपलब्धि में डलहौजी पब्लिक स्कूल के कक्षा 12 के छात्र, क्या नाम है इनका, जपतेग सिंह बमराह, जपतेग सिंह बमराह इनका नाम है, ने प्रतिष्ठित ऑनर्स ग्रेड्यू 2025 स्कॉलरशिप जीती है। साथ ही साथ अपने आविष्कार सोलर मेक इंजन, किसके लिए, सोलर मेक इंजन के लिए प्रतिष्ठित बिल्ड अ बेटर फ्यूचर पुरस्कार भी हासिल किया है। ठीक है, परीक्षा में पूछा जा सकता है कि निम्नलिखित में से किस छात्र ने बिल्ड अ बेटर फ्यूचर अवार्ड जीता है। नाम याद रखिएगा, गुप्तेग सिंह बमराह, इन्होंने प्रतिष्ठित बिल्ड अ बेटर फ्यूचर अवार्ड जीता है। ठीक है, और इन किस लिए दिया गया है, तो इनका एक आविष्कार है, नाम क्या है इसका, सोलर मेक इंजन, सोलर मेक इंजन है। ये इस प्रकार से सोलर मेक इंजन दिखता है। ठीक है, सोलर मेक इंजन, जैसे पहले टाटा स्काई वाली छतरी होती थी ना, सेम उसी प्रकार की छतरी की प्रकार का इनका वो जो इन्होंने बनाया है आविष्कार जो है इनका दिखता है। चलिए आगे बात करें और महत्वपूर्ण आज के अंतिम पॉइंट पर, 7 मई को सिविल डिफेंस मॉक ड्रिल आयोजित। 7 मई यानी कल के दिन देखा जाए, पूरे भारत में केंद्र सरकार के द्वारा निर्देश दिया गया है और पूरे भारत में मॉक ड्रिल आयोजित की जाएगी, जिसके तहत कुछ विशेष बातें होंगी। देखा जाए तो 1971 के बाद, जब 1971 में युद्ध हुआ, 1971 के युद्ध के बाद अभी तक ऐसी मॉक ड्रिल राष्ट्रीय स्तर पर आयोजित नहीं की गई थी। ऐसी मॉक ड्रिल आयोजित करना पूरी संभावना व्यक्त करता है कि भविष्य में या जल्द ही 2-4 दिन, 10 दिन, 1 महीने, 2 महीने भारत और पाकिस्तान के बीच में जो युद्ध की संभावनाएं हैं उनको प्रबल कर रहा है ये मॉक ड्रिल। इस मॉक ड्रिल में होगा क्या, बेसिकली ब्लैकआउट होगा। जैसे 1971 में जब युद्ध हुआ था, 1971 के युद्ध के टाइम पे पूरी तरीके से ब्लैकआउट किया गया था। ब्लैकआउट का मतलब क्या होता है कि जैसे रात का समय है और मान लीजिए हमारे अभी जो डिफेंस सिस्टम है, ठीक, डिफेंस सिस्टम है, डिफेंस सिस्टम तो एक्टिवेट है, लेकिन खुदा ना खास्ता ऐसा हो जाए कि कोई उनका मिलिट्री प्लेन जो है, ठीक है, फाइटर जेट है, वो भारत के अंदर एंट्री ले ले।
अब एंट्री ले ले तो एंट्री लेने के बाद उसको ये ना पता चले कहाँ पे क्या चीजें हैं, ठीक। अब उसको कुछ ऐसा लाइटिंग वगैरह ज्यादा लगेगा, उसको लगेगा कि हाँ ऐसे पब्लिक एरिया ज्यादा है, तो वो वहां पे बम छोड़ के चला जाएगा। तो इन सब चीज़ों से बचने के लिए और ऐसी सिचुएशन अगर जो क्रिएट होती है उन सब चीज़ों से बचने के लिए सायरन लगाए जाएंगे शहरों में। सायरन लगाए जाने के बाद में क्या होगा, सायरन लगाया जाएगा, फिर उस टाइम पे जब हमला होने वाला है या हमला होने की स्थिति बन रही है, ऐसी स्थिति हो गई है, तो उस टाइम पे आम पब्लिक को क्या करना है, इन सब चीज़ों के बारे में जानकारी दी जाएगी मॉक ड्रिल के तहत, ठीक है। जैसे 1971 में हुआ था मॉक ड्रिल, तो उस टाइम ताजमहल है, लाल किला है, इनको ग्रीन कलर के जो पर्दे होते हैं ना उनसे ढक दिया गया था। 1971 के जब युद्ध हुआ था, आप कभी पढ़िएगा, गूगल करिएगा, तो उस टाइम पे जब ये मॉक ड्रिल हुआ था, उस मॉक ड्रिल के तहत क्या किया गया था कि ये सारी चीज़ों को ढक दिया गया था। लोग घरों के लाइटें बंद कर देते थे, माचिस की तीली तक नहीं जलाते थे, कि कहीं से किसी को पता ना चले कि हाँ यहाँ पर क्या हो रहा है, क्योंकि आसमान में उड़ रहा है, उसको नहीं पता है कि नीचे क्या है। उसको रोशनी लगी तो वो समझ जाएगा कि हाँ यहाँ पे लगता है आबादी रहती है, आबाद क्षेत्र है, तो वो बम गिरा के जा सकता है। तो ऐसी चीज़ों से बचने के लिए उस टाइम पर ऐसे मॉक ड्रिल होते थे। लेकिन अब ये जो मॉक ड्रिल हो रहा है इसके तहत कुछ विशेष चीज़ें हैं, चर्चा कर लेते हैं। इस 7 मई को सिविल डिफेंस मॉक ड्रिल का उद्देश्य है, जो सिविल डिफेंस मॉक ड्रिल है इसका आयोजन किया जा रहा है। हवाई हमले की चेतावनी प्रणाली का आकलन किया जाएगा इसके तहत। भारतीय वायुसेना के साथ हॉटलाइन रेडियो लिंक का परीक्षण किया जाएगा, ठीक है। जो भारतीय वायुसेना है इसके साथ हॉटलाइन रेडियो लिंक का परीक्षण किया जाएगा। नियंत्रण कक्ष की कार्यक्षमता की जांच की जाएगी। नागरिकों और छात्रों को प्रशिक्षित किया जाएगा। ब्लैकआउट तथा छलावरण की तत्परता सुनिश्चित करना यहाँ पर मुख्य उद्देश्य है। जो क्या क्या चीजें यहाँ पर, सबसे पहली बात है जो ब्लैकआउट तथा छलावरण की तत्परता सुनिश्चित करना मुख्य उद्देश्य है, छलावरण करना है हमको, ठीक है। और देखा जाए प्रयागराज में ये मॉक ड्रिल आयोजित होगी। आयोजित क्यों होगी, क्योंकि देखा जाए तो जो मध्य कमान है भारतीय वायुसेना का वो प्रयागराज में अवस्थित है, बमरौली में। मध्य कमान प्रयागराज बमरौली में अवस्थित है और बहुत से फाइटर जेट्स प्रयागराज में तैनात है। तो ऐसी स्थिति में एक संभावना पूरी पूरी ये है। वैसे तो जो ये मॉक ड्रिल होना है, ये मॉक ड्रिल बेसिकली जो पाकिस्तान सीमा से सटे हुए जो राज्य हैं वहां पर विशेष रूप से किया जाएगा, जिनमें पंजाब में तो आज मॉक ड्रिल का आयोजन किया भी जा चुका है, ठीक। लेकिन जो अन्य क्षेत्र है उन अन्य क्षेत्रों में भी जो सरकार की गाइडलाइन यही है कि अन्य क्षेत्रों में भी इस मॉक ड्रिल का आयोजन किया जाए। और ये मॉक ड्रिल बहुत अनिवार्य है। इस मॉक ड्रिल से संबंधित अन्य सूचनाएं जो आपको मिले उन सूचनाओं का भरसक पालन कीजिएगा। सरकार के द्वारा जो भी गाइडलाइन जारी किए जाए उन गाइडलाइन को देखते रहिए और जुड़े रहिए लगातार निरंतर सरकार से भी, न्यूज़ चैनलों से भी और अन्य माध्यमों से भी जो आपको सूचना लगातार प्रोवाइड करते रहते हैं, ठीक है। तो इसी के साथ ये जानकारी आपके लिए थी। चलिए कुछ प्रश्न है आपके लिए, उन प्रश्नों का उत्तर आप कमेंट बॉक्स में उत्तर दीजिएगा। चलिए देखिए पहला प्रश्न क्या है, BWF सुदीर्मन कप 2025 के 19वें संस्करण को किस देश ने जीता है, ठीक। किस देश ने खिताब जीता है, दक्षिण कोरिया ने, इंडोनेशिया ने, जापान ने या चीन ने। क्वेश्चन नंबर 2 है विश्व अस्थमा दिवस 2025 का विषय क्या है, ठीक। विश्व अस्थमा दिवस 2025 का विषय क्या है, फाइट अस्थमा टुगेदर, ब्रीदिंग इजी, मेक इनहेल्ड ट्रीटमेंट्स एक्सेसिबल फॉर ऑल, क्लीन एयर फॉर ऑल। क्या थीम है इसका बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, मल्टी इन्फ्लुएंस ग्राउंड माइन प्रणाली किसके सहयोग से विकसित की गई है, इसरो के सहयोग से, डीआरडीओ और भारतीय वायुसेना के सहयोग से, डीआरडीओ और भारतीय नौसेना के सहयोग से, या बीडीएल और डीआरडीओ के सहयोग से, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 है आईएमएफ के अनुसार दिसंबर 2025 तक भारत किस देश को पीछे छोड़कर चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन सकता है, जर्मनी, अमेरिका, जापान या ब्रिटेन। क्वेश्चन नंबर 5 है पुलित्जर पुरस्कार 2024 में न्यूयॉर्क टाइम्स ने कितने अवार्ड मिले हैं, न्यूयॉर्क टाइम्स को कितने अवार्ड मिले हैं, 2, 3, 4 या 5। क्वेश्चन नंबर 6 है आईसीसी की 2025 की वार्षिक रैंकिंग के अनुसार टेस्ट क्रिकेट में भारत किस स्थान पर है, पहले स्थान पर, दूसरे स्थान पर, तीसरे स्थान पर या चौथे स्थान पर। क्वेश्चन नंबर 7 है आईएमएफ में भारत के कार्यकारी निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, के सुब्रमण्यन, अरविंद सुब्रमण्यम, परमेश्वरन अय्यर या आरबीआई गवर्नर, किसको नियुक्त किया गया है आप बताइएगा कमेंट बॉक्स में। और मई 2025 में किसे राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम का प्रबंध निदेशक नियुक्त किया गया है, अनुराग ठाकुर को, प्रकाश मखदुम को, रवि कपूर को या संजय घोष को, ठीक है। तो यहां पर देखा जाए और नवा प्रश्न आपसे क्या है, नवा प्रश्न पूछा गया है बिल्ड अ बेटर फ्यूचर पुरस्कार किस छात्र को उनके नवाचार सोलर मेक इंजन के लिए मिला है, करण चौधरी, समीर गुप्ता, जगतेज सिंह बमराह या विवेक मिश्रा। यहां पर आज मैंने आपसे पूछे हैं, सवालों की संख्या है 9, ठीक है। 9 सवाल मैंने पूछे हैं, आधे घंटे की क्लास थी। आपके लिए जो महत्वपूर्ण पॉइंट्स थे, महत्वपूर्ण बिंदु थे, उन बिंदुओं पर मैंने चर्चा की। इन 9 प्रश्नों का उत्तर आप कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। डेली प्रश्नों का उत्तर दिया करिए, आपकी प्रैक्टिस होती चलेगी। जब आप परीक्षा में बैठेंगे या जब आप रिवीजन कर रहे होंगे, ये सारी चीजें आपके दिमाग में जब आएंगी तो आपको लगेगा कि हाँ कहीं ना कहीं हमने इसको लिख रखा है,
ठीक है, तो इसी वजह से जो कमेंट में आपसे सवाल पूछा जाए उन सवालों का उत्तर जरूर दिया करिए। तो इसी के साथ इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।